स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे। और मैं पहले ही बताता चलूं कि आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर का नाम है जी मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट मिलिकन ने किस लिए किया था ये भी हम जानेंगे आज के लेक्चर में। और इस एक्सपेरिमेंट में क्या कंस्ट्रक्शन थी, क्या मेथोडोलॉजी थी, क्या वर्किंग थी, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि लेक्चर लेंथी है और बहुत सी चीजें आप लोगों को बतानी है, इसलिए मैंने बुक की जो वर्डिंग है उसको जरा रिफाइंड करके आप लोगों के सामने लिख दिया और बुक की डायग्राम भी बना दिया। लेकिन आप लोगों ने इन चीजों पर ध्यान नहीं देना। जब इन चीजों को पढ़ना होगा या पॉइंट आउट करना होगा तो वो मैं कर दूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने सिर्फ उसी चीज पर ध्यान देना जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो देखते हैं कि हर एक्सपेरिमेंट करने का कोई ना कोई मकसद होता है। तो मिलिकन ने अगर ये एक्सपेरिमेंट किया है तो इस एक्सपेरिमेंट का मकसद क्या था, याद रखिएगा। इस एक्सपेरिमेंट का मकसद था टू फाइंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है ये जानने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया था 1909 में। तो याद रखिएगा, ये लाइन में लिख देता हूं कि इन 1909 R.A. मिलिकन devised a technique। इसने एक टेक्निक बनाई जी। कैसी टेक्निक जी? टू फाइंड चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा ये जानने के लिए इसने ये सारा एक्सपेरिमेंट किया। स्टूडेंट्स, मैं एक बात आपको अभी यहां पर बताता चलूं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1909 की बात है, जब आप चार्ज फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ये उस वक्त की बात है जब आपके पास मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का मैस वाज नॉट नोन। वो इलेक्ट्रॉन का जो मैस है वो अभी हम लोगों को नहीं मालूम। तो ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है ताकि आगे चल के आप लोगों को परेशानी ना हो। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया, इस एक्सपेरिमेंट की कंस्ट्रक्शन क्या थी अब हम ये देखेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं जब भी कोई एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि वो एक्सपेरिमेंट जो है वो ऐसे सिचुएशन, ऐसी कंडीशंस में की जाए कि बाहर से इंटरफेरेंस कम से कम हो। यहां पर मिलिकन ने भी इस बात का ख्याल रखते हुए ये सारा एक्सपेरिमेंट बजाय ओपन करने के उसने एक क्लोज चैम्बर में किया। तो सबसे पहले तो आप लोग यही देखें कि आपके पास एक क्लोज चैम्बर होगा जिसको हमने सी का नाम दिया। तो स्टूडेंट्स, ये बात मैंने लिखी है कि एक ऑब्जर्वेशन चैम्बर सी होगा, जिसको मैंने यहां पर आप लोगों के सामने 2D में बनाया है, लेकिन 3D में ये कुछ इस तरह से दिखेगा जैसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। नाउ स्टूडेंट्स, इस चैम्बर के अंदर क्या होगा, अगली बात यह है, इस चैम्बर के अंदर याद रखिएगा 2 प्लेट्स होंगी जिस तरह की मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये 2 प्लेट्स जो हैं इनको हम P और P डैश का नाम देते हैं। और खास बात यह है कि जो ऊपर वाली प्लेट है P, उसमें दरमियान में एक छोटा सा होल H भी होगा। तो ये कंस्ट्रक्शन जरा जहन में रखें, यही बात मैंने आगे लिखी है कि 2 पैरेलल प्लेट्स P एंड P डैश चैम्बर के अंदर होंगी। द अपर प्लेट P has a whole H। जो अपर प्लेट है उसके अंदर एक होल H होगा। और ये बात मैंने आपके सामने 2D में यहां पर दिखाई है कि ये प्लेट है और ये ऊपर वाली प्लेट है और उसके दरमियान में एक होल H है। नाउ स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। ये जो हमारे पास 3D में मैंने आप लोगों को चैम्बर दिखाया, इस चैम्बर के एक तरफ एक ओपनिंग होगी, एक विंडो होगी। इस विंडो का काम क्या है? इस विंडो के बाहर एक लाइट सोर्स होगा और उस लाइट सोर्स को हम लेंसेज की मदद से अंदर जो प्लेट के दरमियान वाला एरिया है उसको इल्यूमिनेट करने के लिए, चमकाने के लिए, रोशन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। यानी कि जो विंडो 1 है उसके बाहर रखी हुई लाइटिंग अरेंजमेंट जो है वो हमारे पास दोनों प्लेट्स के दरमियान वाले एरिया को रोशन कर रही होगी ताकि हम अंदर की चीजें देख सकें। तो याद रखिएगा,
ये बात मैंने लिखी है कि विंडो W1 फॉर लाइट सोर्स, और ये मैंने 2D में दिखाई भी है कि हमारे पास एक लेंस है और ये हमारे पास लाइट का एक सोर्स है, और लाइट का सोर्स जो है वो लेंस से लाइट को फोकस कर रहा है कहां पर, दोनों प्लेट्स के दरमियान वाली जगह पर। नाउ स्टूडेंट्स आगे हम चलते हैं, मजीद आपके पास इसी चैम्बर के दूसरी जानिब आपको एक और विंडो भी नजर आएगी। ये विंडो को मैं W2 बोलता हूं, और याद रखिएगा इस विंडो का काम क्या है, अगर आप गौर से देखेंगे इस विंडो के बाहर एक बैटरी पड़ी होगी। आपने याद रखना है कि ये जो बैटरी है ये नॉर्मल बैटरी नहीं है। नॉर्मल बैटरी ऐसी बैटरी होती है जिसको हम फिक्स्ड पोटेंशियल वाली बैटरी कहते हैं, यानी कि उसका पोटेंशियल फिक्स है, 10 वोल्ट की बैटरी 10 वोल्ट ही देगी। ये जो बैटरी है इसके साथ लगा बटन आप लोगों को नजर आ रहा है, ये बटन इसलिए लगाया गया ताकि आपको बताया जा सके कि इस बैटरी का पोटेंशियल कम और ज्यादा किया जा सकता है अगर हम इसके इस नॉब को रोटेट करें। यानी कि मैं कह सकता हूं ये एक फिक्स पोटेंशियल की बैटरी नहीं है बल्कि वेरिएबल पोटेंशियल की बैटरी है। अच्छा, इस बैटरी को बाहर रख के हम क्या करेंगे, इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक कनेक्शन लेकर हम ऊपर वाली प्लेट से जोड़ देंगे और इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्शन लेकर नीचे वाली प्लेट से जोड़ देंगे। जैसे ही आप बैटरी को ऑन करेंगे तो आपकी जो प्लेट्स हैं उन पर चार्ज आना शुरू हो जाएगा। डेफिनेटली ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, और नीचे वाली प्लेट जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर आप बैटरी की नॉब को घुमाएंगे, पोटेंशियल ज्यादा करेंगे, तो पोटेंशियल ज्यादा करने से आप देखेंगे कि जो प्लेट्स हैं उन पर चार्ज ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप बैटरी की नॉब को इस तरह से घुमाएंगे कि पोटेंशियल कम करेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि हमारे पास जो प्लेट्स है उन पर पोटेंशियल कम होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप बैटरी को बिल्कुल ऑफ कर दें तो हमारे पास जो प्लेट्स हैं वो न्यूट्रल हो जाएंगी और उन पर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं आएगा। यही बात मैंने आप लोगों के सामने यहां पर लिखी है कि विंडो W2 इज टू कनेक्ट प्लेट्स फ्रॉम अ डीसी सोर्स। आप एक डीसी डायरेक्ट करंट के सोर्स से यानी कि बैटरी से जोड़ देंगे, और ये बात मैंने आपको 2D में दिखाई है कि ये हमारे पास विंडो W2 है। बाहर मैंने बैटरी नहीं बनाई, बस लिख दिया कि यहाँ V पोटेंशियल का कोई सोर्स है, डेफिनेटली बैटरी ही की बात कर रहा हूँ। तो हमारे पास वो जो सोर्स है वो इस बैटरी को भी चार्ज देगा और इस बैटरी को भी चार्ज देगा। डेफिनेटली ऊपर वाली बैटरी को उसने पॉजिटिव चार्ज देना है जैसे कि मैंने आपको दिखाया, और नीचे वाली बैटरी को नेगेटिव चार्ज देना है। और ये चार्ज कंट्रोलेबल है, जब हम बैटरी को कंट्रोल करेंगे, उसका पोटेंशियल कम ज्यादा करेंगे, तो इस चार्ज को भी हम कम ज्यादा कर सकते हैं। क्यों करेंगे ये हम बात की डिस्कशन है, इसको हम देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं। अगर आप इस 3D व्यू में इस चैम्बर के बिल्कुल ऊपर देखें तो आपको एक और डिवाइस नजर आएगी स्टूडेंट्स। इस डिवाइस को कहते हैं एटोमाइजर। इस एटोमाइजर के अंदर डेफिनेटली हम लोगों ने कोई ऑयल डाला होगा। ये एटोमाइजर जो है, अगर आप लोग को याद हो फर्स्ट ईयर में मैंने आपको परफ्यूम की वर्किंग बताई थी। परफ्यूम की वर्किंग में मैंने आपको बताया था कि परफ्यूम को एक तरफ से प्रेस करें तो सारा फ्लूइड जो है वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की शक्ल में बाहर आ जाता है। एटोमाइजर बिल्कुल ऐसी ही एक चीज है। तो अगर आप इस एटोमाइजर को प्रेस करेंगे तो लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से जो फ्लूइड है वो बाहर आने की कोशिश करेगा, लेकिन क्योंकि आगे जो नोजल है वो बहुत बारीक है तो उसमें से जब ड्रॉप्स निकलेंगे तो वो हमारे पास बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे, इंतहाई छोटे ड्रॉपलेट्स। तो ये बात वो कह रहा है, एन एटोमाइजर यूज्ड फॉर स्प्रेइंग ऑयल ड्रॉप्स इनटू द चैम्बर। तो हम यहां से एटोमाइजर से ऑयल ड्रॉप्स जो है वो चैम्बर में फेंकेंगे। क्यों फेंकेंगे इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे वर्किंग में। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक बात तो पता चल गई होगी कि क्योंकि हम इस पूरे सिस्टम के अंदर, इस पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर ऑयल को यूज कर रहे हैं, इस वजह से इस एक्सपेरिमेंट का नाम जो है वो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड ही है। नाउ स्टूडेंट्स, यहां तो सारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी सिवाय एक चीज की, और वो क्या है कि मैं इस सारी चीज को कहां से देखूंगा। ये भी तो एक इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा स्टूडेंट। मैं इस सारी चीज को इस जगह से देखूंगा, एक माइक्रोस्कोप लगाकर। तो जब मैं यहां से देखूंगा तो अंदर जो ड्रॉपलेट्स ऊपर से गिर रहे होंगे ऑयल के, और एक तरफ से आप देखेंगे लाइट पड़ रही थी विंडो 1 से, तो जब लाइट जो है वो इन ड्रॉपलेट्स पे पड़ेगी और पीछे बिल्कुल डार्क बैकग्राउंड होगा तो ये ड्रॉपलेट्स बहुत ज्यादा चमकेंगे और आपको एक क्लियर ऑब्जर्वेशन मिलेगी। ये भी एक वजह है ऑयल को यूज करने की कि हमारे पास जो ऑयल है वो डार्क बैकग्राउंड के अगेंस्ट जब उस पर लाइट पड़ती है तो वो बहुत ज्यादा चमकता है और इजिली ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो आप देख लीजिए दोबारा से कि माइक्रोस्कोप से व्यू हम कहां से ले रहे हैं। तो जब हम इस सारी चीज को व्यू करेंगे यहां से स्टूडेंट्स, ये मैं 2D में दिखा नहीं सकता क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि ये चैम्बर है और चैम्बर के इधर
यानी कि सामने से मैं व्यू कर रहा हूं। अब ये तो आउट ऑफ द बोर्ड आ गया, मैं इसको दिखा नहीं सकता, इसलिए फिर यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर सिर्फ ये चीज बता देते हैं कि भाई ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल शो कर रहा है कि इतनी जगह को मैं यहां से देख रहा हूं, यानी कि यहां पर आपको सर्कल के साथ m लिखा आएगा कि ये वो व्यू है जो मुझे माइक्रोस्कोप m से नजर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि असल में अगर आप देखें तो 3 डायमेंशनली ये सारा स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन अगर हम इसको 2 डायमेंशनली क्योंकि व्हाइट बोर्ड के ऊपर बनाना है देखना चाहें तो फिर ये चीज इस तरह से बनेगी, और यही वो डायग्राम है जो आप लोगों ने अपने पेपर में बनानी है। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट के जरिए इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसे फाइंड आउट होगा। अब हम आएंगे इसी बात की तरफ, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट की वर्किंग की तरफ। तो आइए जरा देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। नाउ स्टूडेंट्स आप लोग ये जानने के लिए बेताब होंगे कि ये एक्सपेरिमेंट किस तरह से हमें इलेक्ट्रॉन पर चार्ज मालूम करने में मदद करेगा। तो स्टूडेंट्स आइए जरा तवज्जो से और ज्यादा ध्यान से देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं। स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया था कि बॉडीज को चार्ज करने के कई तरीके हैं, उनमें से एक तरीका मैंने आपको बताया था और वो था चार्ज बाय फ्रिक्शन या चार्ज बाय रबिंग। एक ही बात है। उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मेरे पास एक बॉडी न्यूट्रल हो और मैं एक और न्यूट्रल बॉडी लूं और दोनों को एक दूसरे पर रब करूं तो फिर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा, और हमारे पास एक बॉडी जो है उस पर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन हासिल करने की वजह से, और दूसरी बॉडी जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करने की वजह से आ जाएगा। This is charging of two neutral bodies by rubbing against each other। ये हम कहेंगे कि दो बॉडीज को चार्ज करना है एक दूसरे पर रब करके या फ्रिक्शन की वजह से आप कह सकते हैं। स्टूडेंट्स ये पुरानी बात मैं आपको यहाँ क्यों बता रहा हूँ, उसकी वजह बहुत सिंपल है। याद रखिए स्टूडेंट्स, वो जो हमारे पास चैम्बर था उसके बिल्कुल ऊपर एटोमाइजर था। आप लोग जानते हैं कि एटोमाइजर की जो नोजल है वो बहुत छोटी है। जब आप इसको पंप करेंगे तो आप देखेंगे बहुत ज्यादा ऑयल इस छोटी सी नोजल में से निकलने की कोशिश करेगा। इस दौरान ये ऑयल एटोमाइजर की दीवारों से टकराएगा। इस फ्रिक्शन की वजह से एटोमाइजर को इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करने पड़ेंगे और ऑयल ड्रॉपलेट वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लेगा। नाउ स्टूडेंट्स होगा क्या, इस वजह से एटोमाइजर की जो दीवार है उस पर पॉजिटिव चार्ज और जो ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं उन ड्रॉपलेट्स पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब ये जो ड्रॉपलेट एटोमाइजर से निकल रहे हैं ये खाली ड्रॉपलेट्स नहीं कहेंगे इनको, बल्कि मैं कहूंगा कि ये तो नेगेटिवली चार्ज ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं। तो आपने देखा कि एटोमाइजर ने दो काम किए। पहला, पूरे ऑयल को छोटे छोटे बारीक कतरों में फुआर में स्प्रे में चेंज कर दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ना सिर्फ उसने छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स कर दिए बल्कि उन ड्रॉपलेट्स पर अब नेगेटिव चार्ज भी आ चुका है। यही बात मैंने वर्किंग में सबसे पहले लिखी है स्टूडेंट्स। द टाइनी ड्रॉपलेट्स आर स्प्रेड इनटू द चैम्बर थ्रू अ स्मॉल नोजल ऑफ द एटोमाइजर। द ड्रॉपलेट गेट्स नेगेटिवली चार्ज। किस वजह से? ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल्स ऑफ एटोमाइजर एंड ऑयल ड्रॉप्स। तो उनके दरमियान जो फ्रिक्शन है उस वजह से आप देखेंगे कि जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं उन पर नेगेटिव चार्ज आ चुका होगा। अच्छा एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये जरूरी नहीं है कि हर ऑयल ड्रॉपलेट पर एक जैसा नेगेटिव चार्ज होगा। अगर आप ऑयल ड्रॉपलेट देखेंगे किसी ने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किए होंगे, किसी ने कम इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किए होंगे, तो इस वजह से कोई ऑयल ड्रॉपलेट ज्यादा नेगेटिवली चार्ज होगा, कोई ऑयल ड्रॉपलेट कम नेगेटिवली चार्ज होगा। तो फिर हमें इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसे फाइंड आउट होगा, ये अभी बात की स्टोरी है, हम इसको देखेंगे कैसे टैकल करना है। लेकिन हम चलते हैं मजीद आगे वर्किंग पर। तो स्टूडेंट्स जरा इमेजिन करें फिर से कि हमारे पास वो जो एटोमाइजर था उसमें से ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं और ड्रॉपलेट्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज बनकर निकल रहे हैं। अब ये जो ड्रॉपलेट्स हैं इनमें से कुछ ड्रॉपलेट्स प्लेट पर गिर जाएंगे, लेकिन सम ऑफ देम विल पास थ्रू द होल ऑफ द अपर प्लेट। अपर प्लेट में आपको याद है होल था, तो वहां से जब हमारे पास ऑयल ड्रॉपलेट जब नीचे गिर रहा होगा तो वो दोनों प्लेट्स के दरमियान में आ चुका होगा। स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, ये कौन सी फोर्स है जो इन ऑयल ड्रॉपलेट्स को नीचे लेकर आ रही है? ये जमीन की ग्रेविटी इनको नीचे लेकर आ रही है, जो कि हर चीज को लेकर आती है। तो मैं यहाँ पर एक एरो बना देता हूं और वो एरो आपको याद दिलाता रहेगा कि इन पर नीचे को एक फोर्स लग रही है, और वो कौन सी फोर्स है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। नाउ स्टूडेंट्स अगर तो मैं इनको ऐसे गिरने दूं तो ये इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आते आते गिर जाएंगे, मगर
यहां पर अभी ट्विस्ट है, मैं क्या करूंगा, जरा तवज्जो कीजिए, फिर से एक दफा देखते हैं कि वो ऑयल ड्रॉपलेट जो है वो होल में से पास करके ग्रेविटी की फोर्स की वजह से नीचे आ रहे थे, अचानक से मैंने वो विंडो 2 वाली बैटरी ऑन कर दी। आपको मालूम है जैसे ही बैटरी ऑन होगी तो ऊपर वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव ड्रॉपलेट को ऊपर खींचेगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। जब ये इसको ऊपर को खींचेगा तो हमारे पास फिर से एक फोर्स डेवलप हो गई जो इस दफा ऊपर की जानिब है। ये फोर्स चार्जेस के दरमियान है, इसे कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। तो आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक फोर्स नहीं बल्कि दो फोर्सेस होंगी, एक ऐसी फोर्स जो नीचे को खींच रही है ग्रेविटी, और एक ऐसी फोर्स जो ऊपर को ड्रॉपलेट को लेकर जाना चाह रही है, और वो है इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर मैं बैटरी पर बहुत ज्यादा पोटेंशियल ले आऊंगा स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे कि जो हमारे पास प्लेट्स है उस पर बहुत ज्यादा चार्ज आ जाएगा। जब प्लेट्स पर ज्यादा चार्ज आएगा तो ऊपर वाली फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि ग्रेविटी अब कुछ नहीं कर पाएगी और ये चार्ज ऊपर को जाना शुरू कर देगा। अगर मैं इसके ऑपोजिट करूं कि बैटरी जो है उस पर बहुत कम पोटेंशियल यूज करूं, तो फिर आप देखेंगे कि प्लेट्स पर इतना कम पॉजिटिव चार्ज होगा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन इतनी फोर्स से ऊपर नहीं जाएगा, तो ग्रेविटी इलेक्ट्रिक फोर्स पर भारी होगी और अब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। अब आप सोच रहे होंगे यार कोई तो ऐसा पोटेंशियल भी होगा ना कि जिस पे मैं बैटरी को अगर एडजस्ट करूं तो दोनों प्लेट्स पर कुछ इस किस्म का चार्ज आएगा कि इस चार्ज पर ऊपर को लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स और नीचे को लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो जाएंगी। अगर ऐसा हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को कैंसिल कर देना और ये चार्ज यहीं पर सस्पेंड रहेगा, बिल्कुल यहां पर मौलिक रहेगा। तो स्टूडेंट्स यही है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हमने यही करना है कि हम बैटरी को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि हमारे पास वो जो चार्ज है उस पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में बराबर हो जाए, और जब वो बराबर हो जाएंगी तो वो चार्ज जो है वो दोनों प्लेट्स के दरमियान सस्पेंड हो जाएगा। अब आप सोचे हमें कैसे पता चलेगा कि सस्पेंड हुआ है या नहीं हुआ? भाई हम साथ माइक्रोस्कोप से देख रहे थे ना, तो माइक्रोस्कोप से जब हम ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो हम साथ साथ जो वोल्टेज है उसको एडजस्ट करते रहेंगे। जब वो रुक जाएगा तब हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमारे पास वोल्टेज उतना है कि दोनों फोर्सेस बराबर हो गई हैं। तो स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, ये बात मैंने सारी जो एक्सप्लेन के लिखी है, सम ऑफ दीज ड्रॉप्स pass through the hole H in the upper plate. A potential difference is applied between the plates to produce electric force. वो potential difference किसने दिया भाई? वो potential difference दिया है बैटरी ने। Now the electric field between plates PP dash is adjusted in such a way, हम इस तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स को एडजस्ट करेंगे कि हम चाहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स becomes equal टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। और हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो चुकी है? जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इन दिस केस ऑयल ड्रॉपलेट बिकम्स सस्पेंडेड इन एयर। हमें ऑयल ड्रॉपलेट ना ऊपर जाते हुए ना नीचे जाते हुए बल्कि एक जगह पर रुका हुआ नजर आएगा। नाउ स्टूडेंट्स सस्पेंड तो कर दिया, अब क्या करें? अब हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। नाउ स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे मैथमेटिकल डेरिवेशन। भाई किस चीज की मैथमेटिकल डेरिवेशन करनी है? डेफिनेटली हम चार्ज फाइंड आउट कर रहे हैं। किस पर चार्ज फाइंड आउट करेंगे? अभी वैसे तो इलेक्ट्रॉन पर करना है, लेकिन अभी हम ये देखेंगे कि वो जो ड्रॉपलेट जिसको मैंने सस्पेंड किया हुआ है, जिस पर दो बराबर की फोर्सेस लग रही है और वो रुका हुआ है बिल्कुल हवा में, इस पर कितना चार्ज है? यानी कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नहीं लिखूंगा अभी मैं लिखूंगा चार्ज ऑन ड्रॉपलेट। तो याद रखिएगा, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं कि चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप, उस ऑयल ड्रॉप पर कितना चार्ज है। नाउ स्टूडेंट्स इसके लिए हमें इस इंफॉर्मेशन को यूज करना है। मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में बराबर हो चुके हैं क्योंकि चार्ज सस्पेंडेड है, मूव ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब यहां से मैं कहूंगा कि Fe इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर है Fg ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला चैप्टर नंबर 12 के बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आपको बताया था। इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला था स्टूडेंट्स EQ, where E is the electric field between the plates। वो जो दोनों प्लेट्स हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड। Q उस ड्रॉपलेट पर चार्ज है is equals to Fg। Fg क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि जब आप जमीन के बिल्कुल करीब हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि जमीन आपको अपनी तरफ जिस फोर्स से खींचती है वो आपके अपने वेट के ही बराबर होती है, और वेट को तो आप लोग जानते हैं mg, W is equals to mg। अब आप लोग क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं? चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट। इस सूरत में ये जो चार्ज आप ये क्यों फाइंड आउट करना चाहते हैं? अब ये क्यों कैसे फाइंड आउट करेंगे?
Q इज इक्वल टू ये E उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो mg ओवर E। लेकिन स्टूडेंट्स एक पुरानी बात बताता चलूं आप लोगों को, पोटेंशियल ग्रेडियंट में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये फार्मूला E इज इक्वल टू V ओवर D। V क्या है, पोटेंशियल, और D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ये चीज मैं अब डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के आर्टिकल में ही हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। फिलहाल बस मैं हवाला दे रहा हूं इसका। तो यहाँ E की जगह मैं V ओवर D पुट करूंगा, तो Q इज इक्वल टू एम जी, और E की जगह V ओवर D। और स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं इस डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर में जो चीज आएगी वो ऊपर चली जाएगी, ये बड़ा बेसिक मैथमेटिकल रूल है। तो ये बन जाएगा Q इज इक्वल टू एम जी, और ये D जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, और अब सिर्फ नीचे कौन रह जाएगा, V रह जाएगा। स्टूडेंट्स ये जो फार्मूला हमारे पास आया है, इस फार्मूला को मैं यहां पर स्टार बना रहा हूं क्योंकि हमारा काम लग रहा है जैसे खत्म हो गया। हमारा काम क्या था, चार्ज फाइंड आउट करना, और चार्ज तो फाइंड आउट हो गया है। लेकिन स्टूडेंट्स एक मसला है, आइए जरा देखते हैं। चार्ज तो तब फाइंड आउट होगा जब G की वैल्यू, D की वैल्यू, V की वैल्यू और M की वैल्यू होगी। अच्छा ये सारी वैल्यूज है। M क्या है, M है ड्रॉपलेट पर जो मैस है, लेकिन ड्रॉपलेट का मैस स्टूडेंट्स हमें अभी नहीं मालूम। तो इसका मतलब काम यहाँ खत्म नहीं हुआ, बल्कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले ड्रॉपलेट का मैस फाइंड आउट करना पड़ेगा ताकि हम यहाँ पुट करें और फिर हमारे पास चार्ज आ जाए। तो ये इक्वेशन किस लिए है, ये इक्वेशन चार्ज के लिए है, लेकिन ये काफी नहीं है क्योंकि इसमें मैस हमारे पास अभी नोन नहीं है। नाउ स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिए, अब मैं नेक्स्ट हेडिंग फिर दूंगा ही क्या, मैं नेक्स्ट हेडिंग दूंगा कि मैस ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, मैस ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। अब ये मैस कैसे फाइंड आउट किया जाए स्टूडेंट्स, इसके लिए हम अपने एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा चेंज करेंगे। स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, एक बात चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर में मैंने आपको बताई थी, और वो क्या थी कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और वहां कुछ भी नहीं है, यानी कोई एयर वगैरह कुछ भी, कोई मीडियम नहीं है, और मैं इस ऑब्जेक्ट को सिंपल जमीन पर आने दूं, गिरने दूं, तो ये फ्री फॉल करेगा और इसका जो बिहेवियर होगा वो कुछ ऐसे होगा कि हर लम्हा ये अपनी स्पीड बढ़ाएगा जब तक कि ये जमीन को हिट नहीं करता। तो अगर आप क्लोजली देखें तो आप देखेंगे इसने 0 से स्टार्ट किया और मुसलसल इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी यहां तक कि ये जमीन को हिट करे, यानी कि एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो है वो मुसलसल अपनी स्पीड बढ़ाता रहता है। लेकिन स्टूडेंट्स फिर हम लोगों ने देखा कि अगर मेरे पास किसी जगह पर एयर मौजूद हो और मैं इसी ऑब्जेक्ट को फेंकूं तो आप देखेंगे कि ये शुरू में तो स्पीड बढ़ाएगा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आएगा कि इसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, फिर ये उसी स्पीड से गिरता रहेगा, इसकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। ये जो इसने मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड अचीव की है इसे टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। आज मेरा ये आर्टिकल नहीं है कि ये क्यों हुआ है, क्योंकि ये तो मैंने चैप्टर नंबर 6 में एक्सप्लेन किया था, लेकिन बस मैं आपको बताता चलूं कि जब आप वैक्यूम में गिर रहे हो तो आप मुसलसल अपनी स्पीड बढ़ाते रहते हैं जब तक आप जमीन को हिट नहीं करते। लेकिन अगर आप किसी मीडियम में गिर रहे हो तो आपकी स्पीड शुरू में तो बढ़ती है, लेकिन एक वक्त आता है आपकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है और उसके बाद आप अपनी स्पीड बढ़ाना बंद कर देते हैं। इस स्पीड को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। और ये आपको बताता चलूं कि ये चीज आपने देखी है। इसकी एग्जांपल मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स कुछ ऐसी दी थी कि अगर एक शख्स पैराशूट पहनकर जंप करे तो उसकी स्पीड भी शुरू में बढ़ती है, लेकिन फिर उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है और फिर वो नीचे आता रहता है, लेकिन उसी स्पीड से आता रहता है। यही वजह है कि जमीन पर वो सेफली लैंड करता है और बिल्कुल भी हर्ट नहीं होता। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी एप्लीकेशन यहाँ कहाँ है, तो स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए। वो जो ड्रॉपलेट था हमारे पास जो प्लेट में दाखिल हुआ था, अब मैं क्या करूंगा जरा इमेजिन करें, यहाँ रोकते हैं। मैं यही करूंगा कि मैं अब के बैटरी बिल्कुल ऑफ कर दूंगा। आपको याद है जब बैटरी हम ऑफ कर देंगे तो इसका मतलब है कि अब प्लेट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। जब प्लेट्स के ऊपर चार्ज नहीं होगा तो आपको मालूम है कि ड्रॉपलेट फिर नीचे आएगा ग्रेविटी की वजह से, लेकिन दरमियान में हवा भी तो होगी।
और अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब कोई चीज हवा में से पास कर रही हो तो फिर वो हर लम्हा स्पीड नहीं बढ़ाती, बल्कि शुरू में स्पीड बढ़ती है लेकिन फिर एक वक्त आता है कि उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है। इस स्पीड को हम कहते हैं कि ये टर्मिनल वेलोसिटी। इसका मतलब ड्रॉपलेट जो है वो भी टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे आएगा और ये मैं ऑब्जर्व करूंगा माइक्रोस्कोप के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, ये टर्मिनल वेलोसिटी कब आती है? ये तब आती है जब आप पर नीचे लगने वाली फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स और हवा जो आपको ऊपर को फोर्स लगाएगी रोकने के लिए, ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएं, यानी कि ड्रैग फोर्स जो हवा की फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में बराबर हो जाए। तो ये बात अब हम लोगों ने यहां पर देखनी है। तो मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट को कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमने बैटरी ऑफ कर दी है और बैटरी ऑफ करने के बाद हम ड्रॉपलेट को फ्री फॉल करने दे रहे हैं थ्रू एयर। जब वो थ्रू एयर फ्री फॉल करेगा, एक वक्त आएगा उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो जाएगी। टर्मिनल वेलोसिटी तब अचीव होगी जब दोनों फोर्सेस, एयर की ड्रैग फोर्स और नीचे लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में बराबर हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, इस बात को मैं आप लोगों के सामने यहां बना भी सकता हूं कि ये वो ड्रॉपलेट है जो नीचे आ रहा है, नीचे को उसकी फोर्स, ग्रेविटी की फोर्स खींच रही है और ऊपर को एयर की जो फोर्स है वो भी लग रही है और एक वक्त आ जाएगा दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगी। एयर की फोर्स को मैं ड्रैग फोर्स बोलूंगा। इसको तो आप जानते हैं, ये वेट है जो नीचे को फोर्स लग रही है। इसको आप लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था, 6 पाई ईटा आर वी, और v के साथ मैं छोटा सा t लिखूंगा क्योंकि ये कौन सी स्पीड है? ये टर्मिनल वेलोसिटी है। नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर अब हमारे पास हम जानते हैं कि ड्रैग फोर्स हैज बिकम इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला क्या है? 6 पाई ईटा आर वी, और v के साथ छोटा सा t टर्मिनल वेलोसिटी के लिए। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है mg, जो वेट का फॉर्मूला है। देखिए, हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें मास फाइंड आउट करना है। तो मास तो ये रहा, हम इसको एक तरफ रखेंगे, ये g उधर जाकर डिवाइड हो जाए, तो 6 पाई ईटा आर वी टी उधर ऑलरेडी मौजूद है और ये g उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास मास का फॉर्मूला आ गया। नाउ स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे ये भी क्वेश्चन करते हैं, सर मास तो तब मालूम हो जब टर्मिनल वेलोसिटी मालूम होगी। अब टर्मिनल वेलोसिटी कहां से मालूम करें? स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी है। ये वो वेलोसिटी है जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से वो नीचे गिर रहा है ड्रॉपलेट, ये हम मेजर कर सकते हैं अगर हम उसको ऑब्जर्व करें सिंपल तरीके से। कि अगर हमें ये मालूम हो कि ड्रॉपलेट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने टाइम में, तो आप ये वेलोसिटी या ये स्पीड आराम से निकाल सकते हैं। क्योंकि स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ओवर टाइम। ये फॉर्मूला तब लगता है जब कांस्टेंट स्पीड निकालनी हो, और ये कांस्टेंट स्पीड ही है क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी है। सो स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं। इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह देना। अब आपको मालूम है, फिर से देखिए, इस इक्वेशन में क्या मसला था? मास नहीं था, वरना चार्ज आ जाता, लेकिन मास नहीं था। अब मैंने क्या किया? मैंने मास की कैलकुलेशंस की और मैंने एक इक्वेशन बना ली मास के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, यहां से मैं मास निकालूंगा और ये मास की वैल्यू यहां पुट करूंगा, यहां मास की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास चार्ज आ जाएगा, और वही तो मालूम करना हम लोगों ने। मगर यहां पर भी एक इशू है स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में मास में निकाल सकता था, मगर ये जो r है ना, रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट का रेडियस, ये नहीं है मेरे पास। अब क्योंकि ड्रॉपलेट का रेडियस नहीं है, तो फिर ये वैल्यू अगर अननोन रहेगी तो मैं मास कैसे निकालूंगा? अगर वो नहीं निकालूंगा तो यहां कुछ नहीं पुट कर सकूंगा, तो चार्ज भी नहीं आएगा। इसका मतलब मुझे अभी मजीद कैलकुलेशंस करनी है, तो ये हमें रेडियस भी निकालना पड़ेगा। तो अब मैं कैलकुलेशन करूंगा रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट के लिए। स्टूडेंट, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, लेंथी है, लेकिन फिर भी अगर आप सिर्फ ये याद रखें कि इस इक्वेशन से हम इस इक्वेशन पर क्यों आए और फिर इससे अगले इक्वेशन पर क्यों जा रहे हैं, आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट, जरा तवज्जो करते हैं, रेडियस फाइंड आउट करते हैं ड्रॉपलेट का। तो यहां मैं हेडिंग दूंगा रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट। नाउ स्टूडेंट्स,
ड्रॉपलेट का रेडियस कैसे फाइंड आउट करना है, इसके लिए बड़ा सिंपल एक तरीका है। आप लोग जानते हैं कि हमारे पास डेंसिटी किसके बराबर होती है, डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम। देखिए डेंसिटी को क्या सिंबल दिया, रो का। अगर डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम है तो मास किसके बराबर आएगा, मास बराबर आएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये वॉल्यूम इधर डिवाइड हो रहा है तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिएगा, यहां पर हमारे पास ये v क्या है, ये v है वॉल्यूम। और किसका वॉल्यूम, ड्रॉपलेट का। और एक छोटा ड्रॉपलेट अगर आप शेप में देखेंगे तो क्या होता है, एक सफेयर होता है। तो हमारे पास सफेयर छोटा हो या बड़ा हो, उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला सबके लिए सेम होता है। और वो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। ये दुनिया के हर सफेयर का, छोटा हो या बड़ा हो, जमीन हो अगर सफेयर इमेजिन कर लें, या छोटा सा ड्रॉपलेट हो, तो उन सब के वॉल्यूम का यही फॉर्मूला है। और साथ ये रो आ जाएगा तो इसको भी मैंने एज इट इज लिख दिया। तो हमारे पास ये आंसर आ गया 4/3 पाई आर क्यूब रो। नाउ स्टूडेंट्स अगर आप गौर से देखें कि ये भी मास की इक्वेशन आई है, और अगर पिछले बोर्ड पर आप लोग देखें तो पिछले बोर्ड पर ये भी हमारे पास मास की ही इक्वेशन है। अगर मैं इस इक्वेशन को यहां पर एक दफा फिर से लिख दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो वो ये बनेगी कि 6 पाई ईटा आर वी टी ओवर जी। नाउ स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशन में खास बात देखिए, इन दोनों इक्वेशन की लेफ्ट साइड जो है वो मास है। तो अगर मैं इनको कंपेयर करूं, लिख सकता हूं कि बाय कंपेयरिंग दो इक्वेशंस के बारे में आप लोग जानते हैं, अगर उन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर हो तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड मास है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड मास है, तो राइट हैंड साइड के बराबर होगी। तो मैं लिखता हूं जी कि 4/3 पाई आर क्यूब रो, ये वाली चीज बराबर होगी इसके 6 पाई ईटा आर वी टी ओवर जी। नाउ स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि पाई पाई से कैंसिल हो गया, एक ये आर का क्यूब है ना, ये आर है, तो एक आर इससे कैंसिल होगा, बाकी क्या रह जाएगा इधर, आर का स्क्वायर। और फिर आप देख रहे हैं कि ये 2 3 6 2 2 4। स्टूडेंट्स अब आप लोग रीअरेंज करना जानते हैं। देखिए मैं उस चीज को हाईलाइट कर दूं जो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, रेडियस। तो ये रहा रेडियस, ये आर का स्क्वायर, इसको एक तरफ रखते हैं, आर का स्क्वायर एक तरफ रखते हैं और बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये 3 लेकर जाते हैं, पहले ये 3 उस 3 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9, उधर और क्या रह गया ईटा, और क्या रह गया जी उधर वी टी, नीचे क्या आ गया जी, ये 2 इधर नीचे आ जाएगा, ये रो भी इधर नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये जी ऑलरेडी वहीं पर मौजूद है। ये हमारे पास आर का स्क्वायर आ गया। हमें तो रेडियस चाहिए ना, तो मैं दोनों तरफ अंडर रूट ले लेता हूं, तो वो भी देख लीजिए। जब मैं दोनों तरफ अंडर रूट लूंगा तो इसका अंडर रूट लूंगा तो स्क्वायर कट जाएगा, ये तो आर रह जाएगा, इसके ऊपर पूरा अंडर रूट आ जाएगा और ये बन जाएगा 9 ईटा वी टी ओवर 2 रो जी। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन नंबर 3 की खास बात क्या है, इक्वेशन नंबर 3 से हमारे पास आएगा उस ड्रॉपलेट का रेडियस। अब मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को रेडियस की पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 2 में। जब मैं यहां आर की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास मास आ जाएगा उस ड्रॉपलेट का। फिर मैं क्या करूंगा, मास की वैल्यू को पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, और ऐसा करने पर मेरे पास ड्रॉपलेट का चार्ज आ जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि असल में फाइंड आउट चार्ज ही करना है, लेकिन हमें डिफरेंट मराहिल से गुजरना पड़ेगा। तो मैं इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके इक्वेशन नंबर 1 से चार्ज फाइंड आउट कर लूंगा। अब ये बात मैं नहीं लिख रहा, आप लोग खुद ही लिख लीजिएगा कि उसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे और इसकी वैल्यू उसमें पुट करेंगे। बहरहाल मैं जो अब आपको बात बताने जा रहा हूं वो जरा तवज्जो से देखिएगा। इक्वेशन नंबर 1 से फाइनली हमारे पास क्या आ गया, चार्ज। किस पर चार्ज, चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप। क्या हमें ऑयल ड्रॉप पर चार्ज चाहिए था, हमें तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज चाहिए था। और ऑयल ड्रॉप पर जब चार्ज आप मालूम करेंगे स्टूडेंट्स तो एक इशू होगा, और वो क्या इशू होगा, जरा तवज्जो से देखिए। आपको स्टार्ट में मैंने बताया था जब हमारे
हमारे पास ऑयल ड्रॉपलेट जो है वो एटोमाइजर में से निकलेंगे, तो आप जानते हैं कि एटोमाइजर की दीवारों से जब रगड़ खाएंगे फ्रिक्शन की वजह से ऑयल ड्रॉपलेट इलेक्ट्रॉन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब होगा क्या, हर ऑयल ड्रॉपलेट एक जैसी अमाउंट नहीं एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन की, किसी ऑयल ड्रॉप ने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया तो किसी ने कम किए। इस वजह से जब आप ऑयल ड्रॉप पर चार्ज फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास कोई एक आंसर नहीं आएगा। ये वाले ऑयल ड्रॉप पर जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो कोई और आंसर आएगा, इस ऑयल ड्रॉप का कैलकुलेशन करेंगे तो कोई और आंसर आएगा। और यही मिलीकन के एक्सपेरिमेंट के साथ हुआ भी। जब मिलीकन ने ये एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट किया तो बजाय एक वैल्यू आने के उसके पास ये डाटा आया। और इस डाटा में देखें, क्या आपके पास ऑयल ड्रॉपलेट पर कोई एक चार्ज आ रहा है? नहीं, किसी पर कुछ और आंसर आ रहा है, किसी ऑयल ड्रॉप पर कुछ और चार्ज है, किसी ऑयल ड्रॉप पर कुछ और चार्ज है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रॉन पर फिर कितना चार्ज होगा ये हमें कैसे पता चलेगा। स्टूडेंट्स, इसके लिए उसने एक बड़ा क्लेवर वे यूज किया। आइए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मिलीकन के पास जो डाटा आया वो कोई यूनिफॉर्म नहीं था, बल्कि उसके पास डिफरेंट वैल्यूज आ रही थी। किसी ड्रॉपलेट पर कुछ चार्ज है, किसी ड्रॉपलेट पर कुछ चार्ज है, किसी पे कम है, किसी के पास ज्यादा है। इस सूरत हाल में ये कैसे मालूम किया जाए कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा? स्टूडेंट्स, इसको मैं आपको एक आम एग्जांपल से समझाता हूँ। जस्ट इमेजिन करें कि एक शख्स मुझे आकर कहता है कि यार मैंने कुछ बिस्किट्स लिए हैं और मैंने उन बिस्किट्स के लिए 40 रुपीज पे किया। फिर वो कहता है मैंने कुछ बिस्किट्स लिए हैं, मैंने उनके लिए 50 रुपीज पे किया। फिर वो कहता है मैंने कुछ बिस्किट्स लिए हैं, मैंने उनके लिए 80 रुपीज पे किए। और इसी तरह से वो मुझे डिफरेंट वैल्यूज बताता है। अब मुझे कहता है बताओ एक बिस्किट कितने रुपए का। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये तो मैं मालूम ही नहीं कर सकता कि एक बिस्किट की कीमत क्या है। लेकिन अगर मैं ये देखूं कि यार वो कौन सा ऐसा नंबर है जो इन सारे नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड करता है, तो आपको मालूम है वो 10 है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये जब इस बंदे ने 40 रुपीज के बिस्किट लिए तो एक्चुअली उसने 10 रुपीज वाले 4 बिस्किट्स लिए। इसी तरह जब इसने 50 रुपीज के बिस्किट्स लिए तो उसने 10 रुपीज वाले 5 बिस्किट्स लिए। और जब इसने 80 रुपीज के बिस्किट्स लिए तो इसने 10 रुपीज के 8 बिस्किट्स लिए होंगे। इससे मुझे पता चला कि एक बिस्किट की कीमत जो है वो 10 रुपए है। तो यहां पर भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। तो जब हमने मिलीकन का डाटा देखा तो हमने देखना है कि भाई इनमें कौन सा ऐसा नंबर है जो सबको पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है। तो जब मैंने गौर से देखा मुझे पता चला वो नंबर है 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19। क्योंकि अगर मैं इस वैल्यू को देखूं तो मैं कह सकता हूं ये वैल्यू असल में 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19 का डबल है। और इसी तरह से इस वैल्यू को देखूं तो मैं कहूंगा ये 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19 का 3 टाइम्स है। और इस वैल्यू को देखूं तो मैं कहूंगा ये 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19 का 4 टाइम्स है। इसका मतलब इस वैल्यू में एक्चुअली में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19 चार्ज वाले। और इसी तरह इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19 वाले। इसमें से कुल मिलाकर इस पर ये चार्ज है और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो फिर एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज हुआ? एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19, क्योंकि सारे नंबर्स इसी एक नंबर का या तो 2 टाइम्स है या 3 टाइम्स है या 4 टाइम्स है या 5 टाइम्स है। इसे कहते हैं यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल है। तो स्टूडेंट्स ये बात अब मैं यहां पर लिख देता हूं एज ए कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में हम देखते हैं कि मिलीकन ने क्या देखा। मिलीकन कैलकुलेटेड, इसने कैलकुलेट किया दैट चार्ज ऑन ऑल ड्रॉपलेट, जितने भी ड्रॉपलेट्स उसने चेक किए उन सब का चार्ज डिफरेंट था, मगर चार्ज ऑन ऑल ड्रॉपलेट्स was an integral multiple, जो मैंने भी वर्ड बोला इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19 पूरा। सारे ड्रॉपलेट्स पर डिफरेंट चार्ज था, लेकिन वो जितना भी चार्ज था वो इस वैल्यू का 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। तो यहां से उसने नतीजा निकाला जिसमें इसका 2 टाइम्स होगा इसका मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें इसका 3 टाइम्स होगा उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें इसका 4 टाइम्स होगा उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर ये चार्ज हुआ। और याद रखिएगा ये स्मॉलेस्ट चार्ज है जो यूनिवर्स में
इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का आर्टिकल। आई होप कि आपको बहुत डिटेल में समझ में आ गई होगी कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन पर चार्ज फाइंड आउट किया गया। आपसे मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।